नकली सीज फायर, पाकिस्तान निकला कायल। ख्वाजा आसिफ का जहर ट्रंप की नहीं है खैर। बदला है वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिका का डिसऑनर। पाकिस्तान की करतूत, इजराइल की दो टूक। इजराइल का इनकार, ट्रंप शहबाज लाचार। जी हां दर्शकों, क्या बदल रहा है दुनिया का ताज? क्या ढह रहा है अमेरिका का राज? आज की सबसे बड़ी बहस, क्या अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर दरक रहा है? वो अमेरिका जो कभी दुनिया को चलाता था, आज सवालों के घेरे में है। मिडिल ईस्ट में इजराइल अपनी जिद पर अड़ा है और अमेरिका उसे मनाने की बेबस कोशिश में दिख रहा है। यूक्रेन में अलग नीति, गाजा में अलग रवैया। क्या यह सुपर पावर की स्ट्रैटेजी है या डबल स्टैंडर्ड की मजबूरी? उधर चीन खुली चुनौती दे रहा है, रूस सीधी टक्कर के लिए खड़ा है और ब्रिक्स जैसे मंच डॉलर की ताकत को चुनौती दे रहे हैं। क्या अब अमेरिका वर्ल्ड लीडर नहीं रहा, सिर्फ एक खिलाड़ी बनकर रह गया है? क्या दुनिया अब वॉशिंगटन से नहीं, कई राजधानियों से चलेगी? अमेरिका और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच चुका है। सुबह 9 बजे से ही होटल सेरेना में वॉर को लेकर पीस टॉक चल रही है। क्या पाकिस्तान के नंबर बढ़ाने के चक्कर में अमेरिका फंस गया है? क्योंकि इजराइल ने तो ईरान के 10 पॉइंट एजेंडे को खारिज कर दिया। अब आगे क्या होगा? ये कागजी सीजफायर कब तक चलेगा? क्या गिर रहा है अमेरिका का साम्राज्य या बस बदल रहा है खेल का नियम? सबसे पहले आप ख्वाजा आसिफ को सुनिए, जो कि पंजाब प्रांत से हैं और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं। स्पीकर, मुस्लिम दुनिया को, आलम इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। तो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम के दो दुश्मन, पहला भारत, दूसरा इजराइल। और इस बयान के बाद इजराइल ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को अपना वो ट्वीट हटाना पड़ा सोशल मीडिया से। लेकिन अब डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चल रही बैठक को लेकर, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान का इस्तेमाल रणनीतिक तौर पर या फिर किसी मीडिएटर के तौर पर करता रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका की जंग के बीच में पाकिस्तान का नाम सामने आया। ऐसे में कहीं ना कहीं यह जो युद्ध विराम कराया गया, तो इसमें पूरी तरह से अमेरिका इस समय पे पाकिस्तान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है, जबकि वह कह चुका है कि वहाँ पर किस प्रकार से आतंकी तंजीमें काम कर रही हैं और इन आतंकी तंजीमों का इस्तेमाल पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता रहा है। जब सीज फायर की बात सामने आई, तब यह स्पष्ट लग भी रहा था कि इजराइल नहीं मानेगा हुती, हिजबुल्लाह और हमास को ख़त्म करने से। वो इन्हें ख़त्म कर कर ही छोड़ेगा। और ईरान कहीं ना कहीं हुती और हिजबुल्लाह को ना सिर्फ समर्थन देता रहा है, ना सिर्फ पैसा देता रहा है, बल्कि हथियार भी देता रहा है। ऐसे में, और ख़ासकर बहुत बड़ा समर्थक ईरान इन संगठनों का है, तो ऐसे में इजराइल और ईरान की आपस में दोबारा ठन सकती है और ख़ासकर वो इस युद्ध विराम से पूरी तरह से अलग दिखाई दे रहा है। अमेरिका सिर्फ टैक्टिकल सपोर्ट के लिए पाकिस्तान से स्पेस की जगह मांग रहा है, ताकि क्योंकि वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और ईरान के नेबर भी हैं और उनके साथ बॉर्डर भी मिलता है। इस कारण से उन्होंने पाकिस्तान को एज मैसेंजर इन्वॉल्व किया है और उस मैसेजिंग में जो उन्होंने ईरान को मैसेज दिया, उसमें उन्होंने हिजबुल्लाह और इजराइल की फ़ाइट को भी इंक्लूड कर लिया सीज़ फायर में, जो कि ऐसा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल किसी वीक स्थिति में जाकर और सीज़ फायर करे, और इजराइल भी ऐसा ही चाहता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वो इजराइल से बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं एक कंट्री की तरह। तो बात सब अमेरिका पर है और अमेरिका उस इजराइल का साथ नहीं छोड़ सकता और ना ही उन्हें वीक स्थिति में सीज़ फायर के लिए कहेगा।
तो अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब आज का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, सवाल नंबर 1, अमेरिका इजराइल को सीजफायर के लिए मना तो पा नहीं रहा है, तो वो कैसा सुपर पावर है? ये बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के इस मीडिएशन में क्या सच में शांति की कोशिश है या यह सिर्फ ग्लोबल इमेज को सुधारने का खेल? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल से, अगर ईरान और अमेरिका बात करने को तैयार हैं तो फिर इजराइल की ना डील को क्यों नहीं रोक रही है? इजराइल तैयार नहीं है, पीस टॉक चल रही है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या यह सीजफायर बातचीत टिकाऊ शांति की शुरुआत है या सिर्फ जंग के बीच एक छोटा सा ब्रेक आगे की तैयारी के लिए? सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, क्या मिडिल ईस्ट में असली ताकत अमेरिका के हाथ में अब नहीं रही बल्कि छोटे छोटे देशों के पास चली गई है और फैसले वो ले रहे हैं? इस पर भी हम सवाल पैनल से करेंगे। लेकिन दर्शकों, इससे पहले कि हम पैनल के पास जाएं, पूरा मुकम्मल डिटेल ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। आखिर बड़ा सवाल, क्या अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है? एक पूरी एनालिसिस लेकर आए हैं स्क्रीन पर, वो देखिए, पढ़िए, समझिए कि जो दबदबा अमेरिका पिछले 5 दशकों से दुनिया पर जमा कर रखे हुए है, वो क्या सच में है या अब खत्म होने लगा है? जी हां, सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए पूरी एनालिसिस दिखाएंगे, पूरी एनालिसिस बताएंगे और उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर कोल्ड वॉर जो 1945 में शुरू हुआ, 1991 में खत्म हुआ, यूएसएसआर टूट गया और अमेरिका को लगा कि अब वो दुनिया का बादशाह, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। एनालिसिस नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, ट्रंप की हां के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। ट्रंप ने कहा हम तैयार हैं सीजफायर के, लेकिन इजराइल माना नहीं। क्या इजराइल अब अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है? क्या इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है? ईरान पर हमला करवा के क्या इजराइल का काम अब हो चुका है? एनालिसिस नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, जो यह बताता है कि अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है। क्या इजराइल के दबाव में अमेरिका काम कर रहा है और इसी दबाव की वजह से ईरान पर हमले हुए? एनालिसिस नंबर 4, सीजफायर के लिए हो रही बैठक में इजराइल क्यों नहीं गया अगर वो इस सीजफायर के लिए रजामंद था? एनालिसिस नंबर 5, क्या पाकिस्तान को मीडिएशन मिलने के देने के चक्कर में ये अमेरिका की कोई स्ट्रेटेजी है जो बाद में पता चलेगी? एनालिसिस नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के चक्कर में अब अमेरिका फंस गया है? यह पूरी एनालिसिस बता रही है कि अमेरिका का दबदबा शायद अब खत्म हो रहा है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आए। पीस टॉक में कौन कौन शामिल हो रहा है? अब सुबह सेरेना होटल में इस्लामाबाद में सुबह 9 बजे से तमाम डेलीगेशन पहुंचे। डिटेल बता रहे हैं कौन कौन है। जेडी वेंस साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, अमेरिकन डेलीगेशन के बारे में आपको डिटेल पहले बता दे रहे हैं। और कौन कौन पहुंचा है भाई अमेरिका की ओर से? पीस टॉक में कौन कौन शामिल हुआ है? स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि हैं, ये अमेरिकन डेलीगेशन की तस्वीर और डिटेल आपको बता रहे हैं कि कौन कौन पीस टॉक के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है। सेरेना होटल में सुबह 9 बजे से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जेरेड कुशनर सीनियर एडवाइजर हैं ट्रंप साहब के प्रशासन के, वो भी पहुंचे हुए इस्लामाबाद। इस पूरी जंग में बहुत अहम भूमिका इनकी रही है बतौर एडवाइजर। आगे कौन है भाई? ब्रैड कूपर है, आर्मी ऑफिसर हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स और आर्मी के डिप्लॉयमेंट और तमाम आर्मी के जो स्ट्रैटेजीज हैं उस पर ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ईरानी डेलीगेशन भी पहुंचा है इस्लामाबाद। वहां से कौन कौन पहुंचा है? मोहम्मद बागेर गालिबाफ पहुंचे हैं, ये वहां के सीनेट के अध्यक्ष हैं, संसद के अध्यक्ष हैं, ये वहां पर पहुंचे हुए हैं इस्लामाबाद में पीस टॉक के लिए जो शांति वार्ता चल रही है। उसके अलावा कौन है? अब्बास अराक्ची साहब पहुंचे, विदेश मंत्री हैं ईरान के, ये भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अगला नाम आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मजीद तख्त खांची, उप विदेश मंत्री हैं, खांची साहब भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये ईरानी डेलीगेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे थे। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन के बारे में आप जानते हैं, लेकिन तारुफ तो करा दिया जाए उनका, जिनको बीच में लाकर अमेरिका फंस चुका है। जी हां, शहबाज साहब वहां पर हैं, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, जो सुबह से लगातार बैठकों में शामिल हो रहे हैं। अगला नाम फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का है, वो भी इस पीस टॉक का बहुत अहम हिस्सा है। इन्हें नोबेल पीस प्राइज देने की बात चल रही है। इशाक डार साहब वहां पर हैं, विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो इस पूरी बातचीत के दरमियान वहां मौजूद रहने वाले हैं। तस्वीर देखिए इशाक डार साहब की। इसके अलावा कौन है? आसिम मलिक साहब वहां पर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पाकिस्तान के, एनएसए जिसे कहते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एनएसए साहब भी हैं। और अब देखिए ये पूरा डेलीगेशन वहां पर सुबह से 9 बजे से बातचीत पे लगा हुआ है और इजराइल मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि हम जो 10 पॉइंट एजेंडा ईरान का हम नहीं मानते, लेबनान को और यमन पर हम लगातार हमला करेंगे। वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने का तर्क हम आपको बार बार कह रहे हैं
क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है? क्या अमेरिका की अब नहीं चल रही है? क्या छोटे छोटे मुल्क अब अपने फैसले लेने जा रहे हैं? ये जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता पहले अमेरिका के अंदर थी, क्या वो खत्म हो गई है? तमाम वॉर का भी जिक्र मैं आपके लिए करूंगा दर्शकों, लेकिन समझने की बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का तर्क क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। अब डिटेल्ड ग्राफिक्स आपके लिए लेकर आए। क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है और इसके जानिब हम एक पूरा तर्क आपके लिए लेकर आए हैं। वो तर्क आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। पहला तर्क क्या है? अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा, वो जो चाहता था वो करता था, अब वो काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा तर्क आपके स्क्रीन पर दर्शकों, दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो रही है। मल्टीपोलर और यूनिपोलर, यानी एक देश जब यूनिपोलर और बहुत सारे देश जब बहु ध्रुवीय हो गया है दुनिया का एक एक चप्पा चप्पा। तीसरा तर्क आपकी स्क्रीन पर, अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दे रही है, क्यों? अगला तर्क आपको बताएगा। चौथा तर्क आपके स्क्रीन पर, क्या अमेरिका कमजोर हो रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? इजराइल जैसे करीबी भी ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। ट्रंप साहब ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सीज फायर इज ओके, बट वहां पर लेबनान में इतने लोगों को मार दिया इजराइल ने, यमन में हमले हो रहे हैं, हूती हिजबुल्लाह पर लगातार हमले हो रहे हैं। पांचवा तर्क आपकी स्क्रीन पर, गल्फ और अफ्रीकन और एशियन जो देश हैं वो अब खुद फैसले ले रहे हैं, वो किसी बड़ी ताकत दुनिया के बड़े मुल्कों के दबाव में नहीं आ रहे हैं। छठवां बहुत इंपॉर्टेंट तर्क है जो आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, अमेरिका डिक्टेट्स से अमेरिका नेगोशिएट्स की तरफ अब बढ़ चुके हैं। जी हां, अगला तर्क आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल साउथ का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका डिक्टेट से अमेरिका नेगोशिएट की तरफ वाला जो मामला था अब वो कमजोर पड़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आठवां तर्क आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। छठवां सातवां आपने देख लिया, आठवां तर्क क्या है? भारत, सऊदी अरब, तुर्की अब बैलेंस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के दबाव में आकर फैसले भी ये मुल्क नहीं ले रहे हैं, जो ये बताता है कि अमेरिका का तर्क और अमेरिका की शक्ति, अमेरिका का जो कंट्रोल है पूरी दुनिया से, वो कमजोर होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आऊं। आपको पता है कि सऊदी अरब और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अमेरिका से नहीं, सऊदी अरब ने तुर्की से डील कर ली, एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आपसे साझा कर रहा हूं। इन्फो नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब ने अमेरिका की बजाय तुर्की से डिफेंस डील कर ली है। ये सुनते ही आग बबूला हो गए ट्रंप साहब, उन्हें लग रहा था कि F-सीरीज की फाइटर जेट्स सऊदी खरीदेगा। तुर्की से 100 फाइटर जेट खरीदने के लिए सऊदी अरब ने डील की है, उनके साथ उनका अग्रीमेंट हुआ है। तीसरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही जो बताती है कि अब अमेरिका की चल नहीं रही है दोस्तों गल्फ में भी। सऊदी अरब के अमेरिका F-35 खरीदने की उम्मीद थी कि सऊदी अरब अमेरिका का F-35 विमान खरीदेगा, लेकिन भाई ये डील हो नहीं पाई है। अगली इंफॉर्मेशन नंबर 4, सऊदी अरब तुर्की के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने जा रहा है, यानी अमेरिका से नो डील उस अमेरिका के साथ जो बहुत करीबी दोस्त था, जिसने वादा किया था कि सऊदी पर हमला होगा तो अमेरिका उसे बचाएगा। इन्फो नंबर 5, सऊदी अरब कान फाइटर जेट प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका है, वही कान फाइटर जेट प्रोग्राम जिसे तुर्की डेवलप कर रहा है। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, कैसे अमेरिका को ठेंगा दिखाया सऊदी अरब ने, यह आपको मैं बता और समझा रहा हूं। अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, इन्फो नंबर 6, कान तुर्की का 5वीं यानी 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसके प्रोग्राम का हिस्सा अब तुर्की है। और देखिए, समझने की बात यह भी है कि कितना इंपॉर्टेंट ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है कि अब वहां पर जो सौदा F-35 का अमेरिका के साथ होना था अब वो नहीं हो रहा है, और जो तुर्की है और सऊदी अरब के बीच अब समझौता हुआ है कान फाइटर जेट खरीदने का। दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जी हां, डील से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं, और इतने नाराज हैं कि अब उन्होंने इस बात को लेकर वहां पर कम्युनिकेशन भी किया है। ख्वाजा आसिफ के जरिए बोल क्या है, एक बड़ा बयान है ख्वाजा साहब का, वो भी सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा इस्लामी दुनिया को दुश्मनों को साफ तौर पर पहचान लेना चाहिए। इस्लामी दुनिया के दुश्मन कौन है? मुस्लिमों का बहुत स्पष्ट दुश्मन भारत और इजराइल है। वो कह रहे हैं कि जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कौन है? इजराइल और भारत है। वो आगे कहते हैं, बयान नंबर 3, शांति को बढ़ावा देने में पाकिस्तान अपनी भूमिका निभा रहा है। किस तरह की शांति पाकिस्तान कर रहा है? आतंकवाद को पाल रहा है, पोस रहा है, या ईसाई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। ये शांति वाला मामला है। बयान नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, इस्लाम शांति और सुलह का पक्षधर है। यह बात बहुत देर से समझ में आई ख्वाजा आसिफ साहब को, पहले आ जाती तो बेहतर होता। बयान नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, इजराइल के खतरे को कम करके नहीं आंकना चाहिए, यानी पाकिस्तान ये नैरेटिव बता और समझा रहा है कि पूरी दुनिया में इस्लाम के 2 बड़े दुश्मन हैं, वो कौन कौन है? भारत और इजराइल। आगे बढ़ते हैं,
ईरान अमेरिका सीज फायर को लेकर एक सबक भारत ने भी सीखा है दर्शकों। वो क्या सबक है? 4 बड़े सबक भारत ने सीखे हैं। सबक नंबर 1 क्या है? गल्फ देशों पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी है। यह सबक भारत के लिए है। सबक नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। विदेशी हथियारों से आगे सोचने का वक्त है, यानी आत्मनिर्भरता जरूरी है। आप कब तक विदेशी हथियारों के भरोसे जंग लड़ते रहेंगे? सबक नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। ग्लोबल झटकों से बचाव की तैयारी बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत हद तक भारत ने इसे किया भी है, लेकिन तैयारी बहुत मुकम्मल नहीं थी। सबक नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जी हां, डिप्लोमैटिक बैलेंस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी डिप्लोमैटिक जो बैलेंस है उसमें भारत को बहुत सख्ती से, मजबूती से अपना पक्ष रखने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी टीम ने बिल्कुल कोशिश की